हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन अध्याय का द्वितीय पाठ, प्राणकामी रसायन। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका नाम प्राणकामी रसायन क्यों है। क्योंकि जो भी लोग प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं, अपने प्राणों की कामना करते हैं और दीर्घायु चाहते हैं, उनके लिए जो भी हितकर रसायन है उनका प्रयोग आचार्य ने द्वितीय पाद में किया। इसीलिए इस चैप्टर का नाम प्राणकामी रसायन पाद है। चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि रसायन के लाभ क्या क्या है। जिस भी रसायन का हम यूज करते हैं वह दीर्घ जीवन के इच्छुकों के लिए होता है। यह जो रसायन का विधान है देवताओं के लिए हितकर वह अमृत के समान होता है। इस रसायन का विधान अचिंत्य है, मतलब चिंता को दूर करने वाला और अद्भुत प्रभाव वाला है। यह आयु के लिए हितकर है, आरोग्य को देने वाला है, वय का स्थापक है, निद्रा, तंद्रा, श्रम, क्लम, आलस्य और दुर्बलता को दूर करने वाला है, वात, कफ और पित्त को सम करने वाला है, शरीर में स्थिरता उत्पन्न करता है, अबद्ध मांसपेशियों को सुसंगठित करता है, जाठर अग्नि को दीप्त करता है और प्रभा, व्रण और स्वर को उत्तम बनाता है। इस रसायन के प्रयोग के से च्यवन आदि महर्षि ने पुनर्जवान हो गए और स्त्रियों के लिए अत्यंत प्रिय हो गए। इस रसायन सेवन से वीर महर्षि स्थिर, सम और सुविभक्त मांस वाले, सुसंगठित, स्थिर शरीर वाले, प्रसन्न बल, वर्ण और इंद्रिय वाले, सभी कार्यों को करने में अप्रतिहत पराक्रम वाले। अप्रतिहत बोले तो जिसकी तुलना ना कर सके, जिसका कोई दूसरा प्रतिघात ना कर सके, और दृढ़ शरीर होने से सभी प्रकार के क्लेश को सहन करने वाले हो गए। अब ये तो हो गई हमारी थ्योरी। अब हम देखते हैं कि आगे हमें टेस्ट भी देना है, पीजी वगैरह भी करनी है, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि श्लोक के अंदर से हमें क्या आएगा। एग्जाम्स के अंदर जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, अनिल कफ पित्त साम्यकरम। जो रसायन है वो अनिल पित्त को और कफ को साम्य करता है। दूसरा, निद्रा, तंद्रा, श्रम, क्लम, आलस्य, दौर्बल्य, यह अपहरम। अपहरम का मतलब इन सब से हमें छुटकारा देता है, इन सब को दूर करता है। तो ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। और तीसरी, इस श्लोक से जो पूछे जाने वाले हैं कि जो ये रसायन का लाभ है जिससे वापस से जो युवा अवस्था है वो प्राप्त करने वाले ऋषि थे च्यवन ऋषि। और भी ऋषि थे बट इनका नाम पहले आता है। और च्यवन ऋषि ने ही च्यवनप्राश की खोज की थी, उन्होंने इसको फर्स्ट टाइम बनाया था और इन्हीं के नाम पे उसका नाम च्यवनप्राश पड़ा है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो ग्राम्य आहार से क्या क्या हानि हमें प्राप्त होती है। ग्राम्य आहार बोले तो जो भी हम हमारे गांव में, गांव बोले तो जहाँ पे अगर पुराने टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो ऋषि वगैरह है वो जंगलों में रहते थे। वहां पे वो फल फ्रूट, मतलब ये सब जो अच्छा आहार है जिसमें कोई दोष नहीं है, दूषित नहीं है, जो नेचुरली पका है उसका सेवन करते थे। लेकिन गांव में क्या है, वो लोग अन्न को पका के खाते थे। जैसे आज हम कुछ भी ऐसे चटर-पटर खा लेते हैं, वो भी वैसे कुछ ना कुछ खाते रहते थे। तो इसीलिए उसके हमारे शरीर में नुकसान होते थे। इसके बारे में आचार्य ने बताया कि जो ये ग्राम्य आहार है, इसकी क्या हानि होती है हमारे शरीर में। सर्वे शरीर दोषा भवन्ति ग्राम्य आहारात अम्ल, लवण, कटुक, क्षार, शुष्क, शाक, मांस, तिल, पलल, पिष्टि, अन्न, इस भोजन का यूज करने से विरुद्ध, विरुद्ध बोले तो विरुद्ध आहार, नवशुक, शिम्बी धान्य, विरुद्ध, असात्म्य, रुक्ष, क्षार, अभिसंधि भोजन, ये ऐसे भोजन का यूज करने से हमारे शरीर में क्या होते हैं, दोषों की उत्पत्ति होती है। क्लीन, गुरु, पूती, मतलब सड़ा गला जो भी बासी भोजन है उसका सेवन करने से, विषम अध्ययन करने से, दीवा स्वाप करने से, स्त्री और मद्य का नित्य सेवन करने से, विषम या अति मात्रा में व्यायाम करने से, संशोभित शरीरी नाम, जो मनुष्य है उसका जो शरीर है ना वो संशोभित हो जाता है, यानी कि शुद्ध हो जाता है। भय, क्रोध, शोक, लोभ, मोह और आयस को बहुत ज्यादा करने से जो शरीर है उसके दोष प्रकोपित होते हैं। तो ये यहाँ तक था। अब दोष प्रकोपित हो गए, इन दोषों का हमारे शरीर में क्या इम्पैक्ट होगा। तो अतो निमित ही स्थिलिनी भवंती मासानी। अतो निमित बहुत ज्यादा दोषों के प्रकोपित होने की वजह से जो हमारे शरीर का मांस है वो स्थिल हो जाता है। विमुच्यन्ते संध्य, उसकी जो संधियां हैं वो अपने स्थान से चूक जाती हैं।
विद्यते रक्त, जो रक्त है उसमें विदा उत्पन्न हो जाता है। विषयन्ते चाल्पम मेद, जो मेद है वो विषयंत हो जाती है। न संधियते अस्थिषु मज्जा, जो मज्जा और संधियां हैं उनके अंदर, सॉरी, जो संधि और अस्थियां हैं उनके अंदर मज्जा का नाश हो जाता है। शुक्रम न प्रवर्तते, जो शुक्र है उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। क्षय ओज, जो ओज है उसका क्षय हो जाता है। ये सभी भाव हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं। स एव भूतो, इन सब के होने की वजह से गलायते सिद्धति, जो हमारा शरीर है वो गलानी युक्त हो जाता है। निद्रा तंद्रा आलस्य का समावेश हमारे शरीर के अंदर हो जाता है। निरुत्साह, जो उत्साह है उसका नाश हो जाता है। श्वास स्थिति, जो श्वास है उसकी गति बढ़ जाती है। असमर्थ चेष्टा नाम शरीर मन मन से नाम, जो शरीर और मन की चेष्टा है वो करने में व्यक्ति असमर्थ हो जाता है। नष्ट स्मृति बुद्धि छाया, जो व्यक्ति है उसकी स्मृति बुद्धि और छाया, छाया बोले तो कांति, उसका नाश हो जाता है। रोगाणाम अधिष्ठान भूत, शरीर के अंदर रोगों का अधिष्ठान हो जाता है। न सर्व आयुष आयुर वापनोति, वो व्यक्ति अपनी पूरी आयु का उपभोग नहीं कर पाता है। इन सब की व्याख्या करते हुए जो आचार्य है उसने कि वे इनका त्याग करके जो हमें रसायन है उसका प्रयोग करना चाहिए, ऐसा भगवान पुनर्वसु अत्रेय ने कहा। इसको हम चाहें तो थोड़ा हिंदी में रीड कर सकते हैं, बाकी यही है। तो जैसा कि हमने देखा था, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने रसायन पाद के अंदर, जो हमारा रसायन पाद है उसके अंदर 4 चैप्टर्स के अंदर कुछ योगों का वर्णन किया है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारे पास 6 योग थे। सेकंड चैप्टर के अंदर 37 पढ़ने वाले हैं। थर्ड चैप्टर के अंदर 16 है और फोर्थ चैप्टर के अंदर हमें 4 योग पढ़ने हैं। तो अभी हम 37 योग पढ़ने वाले, तो एक बार ये बहुत ज्यादा नंबर है तो हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि भाई हमें यहाँ पे पढ़ने कौन कौन से। अभी देखो, जो हम इसमें रसायन पढ़ने वाले हैं वो है आम्लक घृत, आम्लक अवलेह, आम्लक चूर्ण, आम्लक अवलेह द्वितीय, मतलब 2 विधियां हमारे पास यहाँ पे आम्लक अवलेह को बनाने की। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था ब्रह्म रसायन 2 थे, फर्स्ट और द्वितीय, तो यहाँ पे आम्लक अवलेह 2 है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ही आम्लक के हो गए। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो आचार्य ने दिया था आम्लक रसायन, वो फर्स्ट पाद के अंदर था और जो बाकी आम्लक के योग हैं वो सेकंड पाद के अंदर है। तो ये चीज हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा है विडंग अवलेह और नागबला रसायन। इसके बाद आचार्य ने इस बलादि रसायन के नाम से कुछ योगों का वर्णन किया है। तो इसमें आचार्य ने बताया है कि जो बला, अति बला, श्वेत चंदन, काला अगरू, धव, तिनिश, खदीर, शीशम और असन, इन सब का यूज अपन करेंगे दूध के साथ। और अमृता, अभया, धात्री, मुक्ता, श्वेता, जीवंती, अतिरसा, मंडूकपर्णी, स्थिरैन, पुनर्वा, पुनर्नवा, इन सब का यूज करेंगे। तो ये 10 है। इसके लिए आचार्य ने लिखा है कि पुनर्नवा है अंत में जिसके, ठीक है। इसको हम वय स्थापन के नाम से चरक सूत्र स्थान के 4th चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस उसी का एक रिपीटेशन दिया हुआ है थोड़ा। और दूसरा 10 हम पढ़ने वाले हैं भल्ला तक रसायन। इसमें आता भल्लातक शर्पी, शीर, शौद्र बोले तो मधु, गुड़ भल्लातक, यूष, तैल, पलाल, सत्तू, लवण, ये यहाँ पे हलंत आएगा, और तर्पण। ये हमारे 10 भल्लातक रसायन हैं। अब इनको याद करने का एक थोड़ा सा इजी तरीका, जैसे हम जनरली जो घर में यूज करते हैं, शर्पी, शीर, शौद्र, तैल और लवण, ये सब वो हैं जो हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है। इसमें एक थोड़ा सा जो अलग, ये 5 याद हो गए यहाँ पे हमें, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे गुड़ भल्ला तक, ये तो नाम ही अलग है तो ये छठा हमें ऐसे याद हो जाएगा। फिर जो हमें याद करने की जरूरत है, यूश पलाल सत्तू तर्पण, यूश पलाल सत्तू तर्पण, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे शर्पी वगैरह डाल के हम यूश बनाते हैं तो यहाँ से याद हो गया, ठीक है। तर्पण के लिए हम तेल का यूज करते हैं तो तेल से तर्पण हो गया, सर्प से यूश हो गया, पलाल हो गया, पलाल और सत्तू। तो इस टाइप से हमें ये जो 10 है वो याद हो जाएंगे। हम बहुत ज्यादा ट्रिक यूज नहीं करेंगे क्योंकि ट्रिक पे ट्रिक भी याद रखो, वो भी याद रखो, और ये इतना टिपिकल है नहीं, 2 बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। अब हम देखने वाले हैं आगे, कौन सा, आम्लक घृत। आम्लक घृत यहाँ पे हम एक थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन कर लेते हैं कि इसको जब हम पढ़ेंगे तो जो आम्लक घृत है ना, इसके 2 आचार्य ने योग दिए। एक तो कौन सा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जो आम्लक घृत है
इसमें दो हैं, एक तो कौन सा, शतपाक आम्लघृत, और एक दूसरा है सहस्त्रपाक। ओके, तो इन सबको अब हम देखने वाले हैं। तो अब हम शुरू करते हैं आम्लक घृत को। आम्लक घृत को बुक से पढ़ने से पहले हम एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आम्लक घृत में हमें क्या लेना है, हमें लेना है एक आढ़क घृत। एक आढ़क घृत कितना होता है, और ये घृत लेना है गऊ का। एक आढ़क मतलब 256 ग्राम घी। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये हमने एक बर्तन में हमने घी ये एक आढ़क ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे आंवला सवरस और साथ में लेंगे पुनर्नवा कल्क, और ये कितना लेंगे 1/4। 1/4 किसका, ये इसका। जैसे कि एक आढ़क अगर हम घृत ले रहे हैं तो आंवला का सवरस भी हम एक आढ़क लेंगे, और पुनर्नवा कल्क जो है वो 1/4 आढ़क हम लेंगे। इन द्वारा हमारा जो ये घी है इसको हम सिद्ध करेंगे, घृत सिद्धि, घृत पाक जो हमने रस शास्त्र में पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम क्या लेंगे, इसी घी को दोबारा, अब देखो इसकी अमाउंट कुछ तो कम होएगी जब हम इसे सिद्ध करेंगे, तो उसी अमाउंट को हमें उसमें कुछ भी नया ऐड नहीं करना है। हम लेंगे विदारी कंद का सवरस और उसके साथ हम लेंगे जीवंती का कल्प, और सेम इसी वे में फिर से इसी घृत को हम दूसरी बार से सिद्ध कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देती हूँ। फिर हम क्या लेंगे, हम लेंगे 4 गुना दुग्ध। अब दुग्ध हमें किसका लेना है, वैसे तो कुछ स्पेसिफिकली बोला नहीं गया, लेकिन जब भी हमें बोला ना जाए तो हमारे आचार्य जी ने बोला है कि सिर्फ अगर दुग्ध डिनोट किया है तो हमें गो दुग्ध समझना चाहिए, ठीक है। सिर्फ घृत बोला है तो गौ घृत समझना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से अगर मूत्र की बात की जाए तो गौमूत्र समझना चाहिए। इसके अंदर हम लेंगे बला और अति बला दोनों का क्वाथ, ठीक है। और साथ में हम लेंगे शतावरी कल्क, और इनको मिला के हम फिर से इसी घृत को सिद्ध कर देंगे, ठीक है। अब देखो हमने 3 अलग अलग मिक्सचर से इस घृत को सिद्ध किया, ठीक है। तो इस यही है हमारा आम्लक घृत। अब हम बात करते हैं इसकी, जो हमने ये देखा था ना कि शतपाक हम किसको बोल रहे हैं और सहस्त्रपाक हम किसको बोल रहे हैं। अगर हम, चलो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। अगर हम ये एक जैसे मान लो हम इनको 3 मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। 3 फॉर्मेशंस की हमारे पास ये 3 है, 1 2 एंड 3, ठीक है। इसको 100 बार, इसको 100 बार और इससे 100 बार अगर हमने इस घृत को सिद्ध किया तो ये हो गया हमारा शतपाक घृत। और अगर हमने इसको 1000 बार, इससे भी 1000 बार और इससे भी 1000 बार हमने इसको सिद्ध किया तो हमारा हो गया सहस्त्रपाक घृत, ठीक है। और जब इन सब द्रव्यों से जो ये घृत है इसकी सिद्धि हो जाए, इसके बाद हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। जैसे कि जब ये पूरा बन जाए तो इसके बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, ठीक, हम इसके अंदर मिक्स करेंगे मधु प्लस शर्करा, ठीक है। और इनकी मात्रा कितनी होगी, 1/4, जितनी इसकी अमाउंट है इसका 1/4 हमारे पास, हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे और फिर उसको स्टोर करेंगे। स्टोर के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्वर्ण या फिर चांदी का बर्तन, और इनके अलावा हम यूज कर सकते हैं मिट्टी का बर्तन। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि जो ये बर्तन हम यूज करेंगे ये घृत भावित होना चाहिए,
अब यहाँ पे घृत भावित से आचार्य का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे हम इसको ऐसे लेते हैं कि जो हमारा मटका रहता है, जब हम इसमें पानी भरते हैं तो क्या होता है कि इसके अंदर यहाँ पे छोटे-छोटे रंध्र रहते हैं, ठीक है? छोटे-छोटे छिद्र रहते हैं। उनके ज़रिए थोड़ा-थोड़ा पानी कैपिलरी एक्शन के ज़रिए बाहर आता रहता है। तो अगर हमने इसके अंदर घी डाला, तो कुछ टाइम के बाद वो घी भी पूरा बाहर निकल जाएगा। तो स्टोर करने का मतलब क्या है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये मटका है ना, इसके अंदर है ना, हम ऐसे पूरा घी लगा देंगे, पूरा लेप देंगे ताकि इसके जो छिद्र है ना, वो बंद हो जाएँ, ठीक है? इसको मतलब एक टाइप से घृत की भावना दे देंगे और जब ये बंद हो जाएँगे, उसके बाद जब हम इसके अंदर हमारा आम्ल का घृत को सेव करेंगे, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी रहेंगी, वो भी नहीं जाएँगी और जो उसकी मात्रा है, वो भी कम नहीं होएगी। अभी हमने जो पढ़ा उसको हम बुक में रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि ये देखो, आम्ल का नाम सुभुजितम, जो हमारा आम्लक है उसको हमें लेना है, जो कि काल से, गंध से, वर्ण से, रस से, हर चीज से पूर्ण हो, जिसका प्रमाण वीर्य जो है वो प्रमाण में पूरा हो। ऐसे यहाँ पे ये आंवला जो हम ले रहे हैं इसके गुण दिए हुए हैं, ठीक है? जो आम्लक है हमें उसका सवरस लेना है, पुनर्नवा का कल्क लेना है और इसको संपद्युक्तेन सर्पिस मतलब घी कितना, साध्य आडकम, 1 आडक घृत को हमें इससे 1 आडक घृत को हमें पुनर्नवा और आंवला के क्वाथ से सिद्ध करना है। इसके बाद विदारी का सवरस लेना है, जीवंती का कल्क लेना है और इन दोनों से फिर से उसी घृत को सिद्ध करना है। फिर हमें क्या करना है, चतुर्गुणे 4 गुना, जो कि हमने बात की थी, पैसा, पैसा बोले तो दुग्ध, पय वो लेना है। बला और अति बला कषाय, कषाय हमने रस शास्त्र में पढ़ा है, कषाय जो क्वाथ होता है उसका एक पर्याय है, ठीक है? कषाय लेना है और शतावरी का कल्क लेना है। इन्हें फिर से हमें घृत को भावित करना है और यहाँ पे ये देखो दिया हुआ है कि कर्म से करना है, मतलब ऐसे नहीं, कर्म से कैसे? कि पहले आम्लक सवरस से और पुनर्नवा से हमने 100 बार किया, फिर हम इससे करेंगे 100 बार, फिर ऐसे कर्म से जब हम इसको करेंगे, अगर तो इसे शतपाक और सहस्त्रपाक, वाह वाह मतलब या तो शतपाक या तो सहस्त्रपाक जब हम करेंगे तो हमारा आम्ल घृत बन के तैयार हो जाएगा और उसके अंदर हमें मिक्स करना है शर्करा और शौद्र, शौद्र बोले तो मधु। कितना चतुर्भाग, मतलब जितना ये बना है इसका 1/4 हमें इसको लेना है और इसको स्वर्ण, रजत या फिर मात्रिक मिट्टी का कौन सा बर्तन, बर्तन जो कि घृत भावित हो, ऐसा मटका कुंभ हमें लेना है। और इसमें स्टोर करने के बाद अब हम इसका सेवन कैसे करेंगे? तद्योक्तेन विधिना, मतलब विधि, अब तक हमने कौन सी विधि पढ़ी है? हमने एक ही विधि पढ़ी है। वो कौन सी थी हमारी? कुटी प्रावेशिक, ठीक है? तो उस कुटी प्रावेशिक विधि के द्वारा हम यथा अग्नि बोले तो हमारे अग्नि बल के अनुसार प्रातः प्रातः हम इसका प्रयोग करेंगे। और जब ये जो आम्लक घृत जो हमने सेवन किया है, ये जब जीर्ण हो जाएगा, उसके बाद शीर सर्पिभ्याम, मतलब शीर या फिर सर्पी मिला के, या तो शाली या फिर षष्टिक, ये जो चावल है इनकी भात बना के इसके अंदर घृत और दुग्ध मिला के हम सेवन करेंगे। और आंवला घृत का सेवन करने से क्या होता है, जो वय है वह तिष्ठति, उम्र ठहर जाती है। जो सुना हुआ है वो भी याद रहता है, वो हमारी बुद्धि में ठहर जाता है, ठीक है? हमें हर जगह कांति मिलती है, अप्रतिहत गति, मतलब जिसमें कोई रुकावट पैदा ना हो। स्त्रीषु ऐसी गति हमें प्राप्त होती है। अपत्यवान भवति, मतलब हम अपत्य, हमने ये वाजीकरण की डेफिनेशन में देखा था, ये संतान उत्पत्ति के लिए यूज होता है। इसका क्या मतलब है कि भाई इससे जो संतान है वो अच्छी संतान पैदा होगी। अब हम देखेंगे जो आम्लक घृत रसायन है, इसको हम फलश्रुति बोलेंगे। फलश्रुति बोले तो इसका जो भी यूज है, जो भी इफेक्ट है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। जैसे बृहत शरीर, जो शरीर है वो अच्छा होगा। गिरि सार सारम, जो सार है शरीर का वो गिरि यानी कि पर्वत के समान होगा। स्थिर इंद्रिय, जो हमारी इंद्रियां हैं उनको स्थिरता मिलेगी। अति बलेन इंद्रिय, जो हमारी इंद्रियां उनको बल भी मिलेगा, स्थिरता भी मिलेगी, ठीक है? इसके बाद अधृश्यम, ये ध धनुष नहीं है, ये घ है, अघृश्यम आएगा ये, ठीक है? अघृश्यम कांत रूपम, अघृश्यम मतलब वो किसी से पराजित नहीं होगा, कांति रूप, उसको कांति प्राप्त होगी। वो मतलब प्रशस्ति, पूजा, सुख, चित्त, भाग इन सब के लायक होगा, उसका बल में वृद्धि आएगी।
महत्व वर्ण विशुद्धिर्गिरिया, जो उसका वर्ण है वो विशुद्ध हो जाएगा, मतलब कि शुद्ध हो जाएगा और श्रेष्ठ हो जाएगा। स्वरो घन घनोस नितानुकारी, इसका मतलब क्या होता है कि जो स्वर है वो व्यक्ति का घन यानी कि मेघों के समान दृढ़ हो जाएगा, उनका अनुकरण करने वाला हो जाएगा। ठीक है। अप भवती अपत्यम विपुलम स्थिरम च समशनतो योगमिमं नरस्य, जो नर है वो सभी सुखों को भोगने वाला होगा, उसकी अपत्य मतलब उसकी बहुत सारी भवती, बहुत सारी संतानें होंगी और वो अच्छी संतानें होंगी, उसको स्थिरता प्राप्त होगी। स्थिरता प्राप्त होगी बोले तो कि स्थिर संतानें मतलब कि जो संतान भी दीर्घायु होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं आम्लक अवलेह की। तो आम्लक घृत के जैसे पहले हम इसका एक शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम श्लोक में देखेंगे कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं आम्लक अवलेह की। आम्लक अवलेह में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे आंवला। आंवला कितने लेंगे, जैसे मान लो एक बर्तन लिया हमने, एक बर्तन लिया हमने और इसी के अंदर हम दो इंग्रेडिएंट लेंगे। कौन कौन से, एक तो आंवला और एक पीपली। और कितने लेंगे, सहस्त्र। सहस्त्र बोले तो 1000 पीपली और 1000 आंवला। इन दोनों अच्छे श्रेष्ठ आंवला हम लेके यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे ऐसे, और इनको फिर भिगो देंगे। भिगो देंगे, भिगोने के लिए हम किस द्रव्य का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे पलाश के शारोदक का। शारोदक बोले तो इसका शार बना के, जैसे हम बनाते हैं पलाश के पंचांग को हम पहले बर्न कर लेंगे, फिर उसकी जो राख है उसको उससे 6 गुना पानी में हम घोल लेंगे, और घोलने के बाद फिर उसको 21 बार कपड़े से छानने के बाद जो हमारे पास जल बचेगा, जो साफ जल बचेगा, उसको हम शारोदक बोलते हैं। उसी शारोदक के अंदर हम 1000 आंवला, 1000 पीपली और 1000 आंवला को मिक्स करके भिगो देंगे। अब ये हम इसको पूरे 24 हावर्स के लिए या फिर 48 जितने भी टाइम में ये पूरे तरीके से आंवला और पीपली है, जब ये इस पानी को सोख ले। अब देखो सोचने वाली बात ये है कि जब ये पानी को सोख रहे हैं ना, तो हम जो आंवला और पीपली ले रहे हैं ना, वो सूखे यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये गीले होंगे ना तो ये इसको सोख ही नहीं पाएंगे। तो ये विमर्श का क्वेश्चन है, बट ये आ सकता है, आप एक ध्यान रख सकते हो प्रैक्टिकल के लिए कि जो हम ये आंवला यूज कर रहे हैं ये सूखे आंवला का हम यूज कर रहे हैं। और जब ये पूरा पानी को सोख लेगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हीं को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, आंवला को भी और हमारी पिपली को भी, दोनों को बाहर निकालने के बाद जब हम देखेंगे, इसको हम एक सेपरेट बर्तन में रख लेंगे। और जैसे हमने ब्रह्म रसायन के अंदर आंवला को घिस घिस के इसकी गुठली को इससे अलग कर दिया था, उसी प्रकार से हम इनको घिस के अलग कर लेंगे, एक बर्तन के अंदर रख लेंगे। ठीक है, और इनको धूप के अंदर सुखा देंगे। अब क्या होगा, धूप में सूखने के बाद ये क्या हो जाएगा, वापस से सूख जाएंगे। ठीक है, तो अब इनका क्या हो जाएगा, ये जाएंगे वापस से सूख। ठीक है, अब सूखने के बाद अगर हम इनको मसलेंगे या फिर इनको कूटेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें चूर्ण। इस चूर्ण के अंदर क्या क्या मिक्स है, पीपली, आंवला और साथ में पलाश के गुण, ये सब इस चूर्ण के अंदर मिक्स है। अब हम क्या करेंगे, जितना हमारे पास इस चूर्ण की अमाउंट है इससे 4 गुना हम घृत लेंगे, 4 गुना मधु लेंगे और 4 गुना शर्करा लेंगे, और इन सब को हम इस चूर्ण के साथ मिक्स कर देंगे। ये सब इसके अंदर मिक्स करने के बाद हम इसको एक मटके में भरेंगे। ये जो है हमारा फॉर्मुलेशन बन के तैयार हुआ है, इसको हम मटके के अंदर भरेंगे और इसको मिट्टी के अंदर गाड़ देंगे ऐसे। ठीक है, मिट्टी के अंदर हम इसको 6 महीने तक रखेंगे और इसके बाद हम इसको निकाल के यूज कर लेंगे। अब हम देखते हैं हमारे श्लोक में क्या कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स है इसके लिए। जैसा कि हमने बात की थी, आमलक सहस्त्र, हमें सहस्त्र 1000 आंवलों का इस्तेमाल करना है। पिपली सहस्त्र, वो भी 1000 पिपली का यूज करना है। पलाश तरुण शारोदकर, पलाश तरुण मतलब तरुण बोले तो नया जो पलाश का पौधा है उसका
शारोदक हमें बनाना है, उसके अंदर तिष्ठित इन सबको रखना है। तद उसके बाद जब ये शारोदक को अपने अंदर समाहित कर ले, फिर हमें क्या करना है, इसको निकाल के शुष्क कर लेना है, ठीक है? और सुखाने के बाद इसका चूर्ण कर लेना है। चूर्ण करने के बाद चतुर्गुणा 4 गुणा मधु सर्पी, और इसी में जो चतुर्भाग है वो शर्करा लेनी, सॉरी मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया। जो शर्करा हम ले रहे थे, यहाँ पे हमने लिया था, ये शर्करा 1/4 है, ठीक है? तो 1/4 चतुर्भाग हम शर्करा ले लेंगे और इसका अच्छे से हम भ्राजन करेंगे, ठीक है? घृत में भ्राजन करने के बाद हम इसका यूज करेंगे। इसको क्या करेंगे, भूमि के अंदर घृत भाजन मतलब क्या करेंगे, जो बर्तन है वही सोने चांदी में या फिर घृत से भावित बर्तन के अंदर हम इसको डालेंगे, ठीक है? और फिर इसको भूमि के अंदर इसको रख देंगे। कितने टाइम तक रख देंगे, 6 महीने तक हम इसको रख देंगे। फिर उसके बाद हम अग्नि और बल के अनुसार इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है? इसकी जो मात्रा है वो इतनी होनी चाहिए कि भी हमारा अग्नि बल उससे ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो, और इसका यूज हमें मॉर्निंग में करना है। और इसके बाद हमें सातवें आहार विधि का प्रयोग करना है। सातवें आहार विधि कौन सी, जो हमने पहले बात की थी, आम्लक रसायन के अंदर दुग्ध लेंगे, क्षीर, उसके बाद हम घृत लेंगे और इससे शाली या फिर षष्टिक जो राइस है, ये सब इसकी भात बना के उसके अंदर घृत और दुग्ध मिला के हम इसका यूज। यहाँ पर हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो जरूरत पड़ने वाली चीजें हैं वो है कि इस आम्लक अवलेह के अंदर जो आंवला है और पिपली है, इसका जो रेशो रहेगा वो 1:1 रहेगा। और दूसरा, इसमें जो हम ये यूज करें, भावना दे रहे हैं, वो पलाश की शारोदक की, ये जो हम यूज कर रहे हैं, इसको क्षार के अंदर रख रहे हैं, तो ये एक टाइप से भावना का काम करता है, ठीक है? तो इसके अंदर यही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसके विमर्श में कुछ स्पेशल है नहीं, आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आम्लक चूर्ण की। इसको भी हम सेम वैसे ही देखते हैं पहले एज पर थ्योरी। तो अब हम देखेंगे आम्लक चूर्ण। आम्लक चूर्ण में हमारे पास क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आचार्य ने दी है कि हम लेंगे एक बर्तन के अंदर लेंगे आंवला का चूर्ण, ठीक है? और इस चूर्ण की जो मात्रा रहेगी वो रहेगी 1 आढ़क। और इस 1 आढ़क मात्रा को हम क्या करेंगे, हम इसके अलावा, ये तो हमने 1 आढ़क चूर्ण ले लिया आंवला का, इसके अलावा हम 1000 आंवला उनका सवरस निकालेंगे। और सवरस निकालने का मतलब कि हम जो ये आंवला यूज कर रहे हैं, ये है आर्द्र, मतलब कि फ्रेश आंवला। और जो ये आंवला हम यूज कर रहे हैं चूर्ण के लिए, ये है सूखा आंवला, ठीक है, शुष्क। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। हमें हमें 1000 आंवला का सवरस निकालना है और उसको 21 बार भावना देनी है, इसको आंवला चूर्ण को इसकी भावना देनी है। अब ये भावना देने के बाद क्या होएगा, वापस से मतलब ये थोड़ा पेस्ट लाइक बनेगा, लेकिन फिर से जब ये भावना पूरी तरह सूख जाएगी, इसका पूरा शोषण हो जाएगा, तो फिर से ये चूर्ण की फॉर्म में बन जाएगा। और इस चूर्ण के अंदर हमें वही मधु, घृत, पीपली, शर्करा इसके अंदर मिक्स करने हैं। ये कैसे मिक्स करने हैं, ये हम श्लोक से देखेंगे। इसमें जो समझने वाली चीज थी वो यही थी। हम लेंगे आम्लक चूर्ण आढ़कम, हमें आंवला का चूर्ण लेना है 1 आढ़क, ठीक है? एक विशंति, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, सहस्त्र, ठीक है? अब ये देखिए, मैं आपको इसको दिखाती हूँ। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है हिंदी के अंदर, देखो 1 आढ़क, आढ़क तो हमने ले लिया आंवले का चूर्ण, और 1000 उत्तम आंवले का हमें सवरस लेना है। तो जो ये 1000 है ना, ये यहाँ पे श्लोक के अंदर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, पता नहीं कैसे, बट यहाँ पे एक वर्ड ये सहस्त्र आएगा, ठीक है? ये जो यहाँ पे जो त्र है ये सहस्त्र का है, ठीक है? आमलक सवरस, तो हमें एक सहस्त्र यानी कि 1000 आंवले का हमें सवरस लेना है, ठीक है? और उसको क्या देना है, इसको भावना देनी है। भावना देने के बाद इसके अंदर मधु, घृत, आढ़ का व्याम,
ठीक है? अभी यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे कहीं पे भी द्वि वर्ड नहीं यूज़ किया है, लेकिन हमें जो ये आड़ का व्याम है ना, हमें इसका देखना है, ये द्विगुण है, ठीक है? जब हम जो रूप पढ़ते हैं, रूप के अंदर वो आता है ना एकवचन, द्विवचन, तो ये द्विवचन है, ठीक है? तो इसीलिए मधु और जो घृत है ना, वो हमें 2-2 आढ़क लेने हैं, ठीक है? इसको हम हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है? ये देखो 2 आढ़क मधु और घृत का हमें यूज़ करना है, ठीक है? उसके बाद ये देखो अष्टभाग पिप्पली, हमें अष्टभाग क्या करना है? पिप्पली का यूज़ करना है, ये देखो अष्टभाग पिप्पली का यूज़ करना है और चतुर्भाग हमें शर्करा का यूज़ करना है। 1 यानी कि अष्टभाग पिप्पली बोले तो अष्टमांश 1/8 और ये चतुर्थांश चीनी शर्करा बोले तो 1/4 हमें शर्करा का यूज़ करना है और फिर इसका यूज़ करने के बाद हमें क्या करना है? वही घृत भ्राजन सत जो हमने पहले देखा था, देखो यहाँ पे, ये था ना घृत भ्राजन सत यानी कि घृत से भावित मटके के अंदर, ठीक है? यहाँ पे भी वही है कि घृत से भावित मटके के अंदर में इसको स्टोर कर देंगे। कब स्टोर करेंगे? प्रावर्षी, प्रावर्षी बोले तो प्रावृत ऋतु के अंदर और फिर इसको जो मटका है इसका ढक्कन को बंद करने के बाद प्रावृत ऋतु के अंदर हम इसके भस्म रासो बोले तो जो लकड़ी की राख बन जाती है उसमें हम इसको दफन कर देंगे, उसके अंदर हम इसको रख देंगे। उसके बाद तद वर्षा अंत फिर वर्षा के अंत में, ठीक है? यानी कि नियर अबाउट ये 2 टू 3 मंथ का टाइम हो जाता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे प्रावर्ट का इन्होंने ये नहीं बोला कि हमें स्टार्टिंग में रखना है कि बाद में रखना है, तो अप्रोक्सीमेट हम टाइम पकड़ेंगे तो 2 टू 3 मंथ इसका टाइम हो गया, हम इसको रखेंगे। उसके बाद हम इसको पथ्य रूप से इसका यूज़ करेंगे और इसका पथ्य रूप से यूज़ करने का मतलब सेम वही, हम इसको एक मतलब एज़ पर नीड इसका यूज़ करेंगे, ठीक है? और पथ्य रूप से यानी कि जनरली रसायन का यूज़ प्रातः काल में हम करते हैं। इसका यूज़ करने के साथ-साथ हम जो आहार लेते हैं, वो लघु आहार रहता है, सुपाच्य रहता है, उसमें कुछ भी विरुद्ध आहार जैसा नहीं होता है, तो इस हिसाब से इन्होंने बोला है साम्यक, ठीक है? साम्यक और पथ्य वर्ड का यूज़ किया है। तो इसके प्रयोग से अब हमें क्या मिलेगा? आश्चर्य प्रयोगात इसके प्रयोग से हमें वर्ष शतम 100 वर्ष की आयु प्राप्त होगी। अजर बिना बुढ़ापा आए मतलब बिना वृद्धावस्था आए। आयु स्थिर तिष्ठति जो आयु है वो ठहर जाएगी यानी कि वो बढ़ेगी नहीं, हमें वृद्धावस्था के लक्षण नहीं दिखाई देंगे और व्यक्ति बिना वृद्धावस्था के 100 वर्ष तक, क्या करती हूँ मैं, 100 वर्ष तक जो व्यक्ति है वो जीवित रहेगा। अब इसके बाद ये देखो हम थोड़ा-सा विमर्श में देख लेते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने यही बोला है कि जो रसायन है इसके सेवन का इसमें समय निश्चित नहीं किया है। वैसे तो इसका सेवन प्रातःकाल और सायंकाल दोनों में कर सकते हैं या फिर एक समय खाया जा सकता है। बट जो बेस्ट है, हम जितने भी योग बाकी देखेंगे तो उनमें मॉर्निंग का ज़्यादा यूज़ है। प्रातः-प्रातः हमने देखा बार-बार यूज़ हुआ है, ठीक है? और दूसरी बात, हमने जब इसके अंदर ये सब मिक्स कर दिया ना मधु, घृत वगैरह, पीपली वगैरह, तो अब घृत मिक्स करने के बाद जनरली क्योंकि वो सूखता नहीं है इज़िली, ठीक है? तो ये चूर्ण नहीं रहा है, एक टाइप का आंवले बन गया। लेकिन इसमें जो स्पेसिफिक हमने आंवला के चूर्ण को आंवला की ही भावना दी है ना, तो ये थोड़ा एक स्पेसिफिक इसका कैरेक्टर है, इस वजह से हम इसको आंवला का चूर्ण ही बोलेंगे। अभी ये एक छोटा-सा हमारे पास रसायन है विडंग अम्ल, हम इसको देख लेते हैं। विडंग अम्ल में जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विडंग तंडुल चूर्णानाम। यहाँ पे तंडुल का क्या मतलब है? तंडुल का मतलब है एकदम बारीक चूर्ण, जिसे हम मॉडर्न में 120 सीव का बोलते हैं ना चूर्ण, में एकदम बारीक कपड़ छान बोलो। इस टाइप का चूर्ण के लिए यहाँ पे तंडुल वर्ड यूज़ हुआ। विडंग तंडुल चूर्णानाम आडकम। ये जो पहले वाला आडकम है ना, ये यूज़ हुआ है विडंग के लिए। कि विडंग का जो चूर्ण है उसकी मात्रा 1 आडक है और ये जो दूसरा आडकम है ये यूज़ हुआ है पिपली तंडुल के लिए, यानी कि 1 तंडुल पिपली का चूर्ण हमें यहाँ पे लेना है। इसके बाद अर्ध आडक यानी कि आधा 1/2 आडक यानी कि जनरली 1 आडक में 256 है, तो इसका हम हाफ कर लेंगे, तुम करते रहना, ठीक है? तो हम इसका अर्ध आडक सीतोपला, सीतोपला हमारी क्या थी? जो मिश्री सीतोपला हम यूज़ करते हैं ना मिश्री, सिट्टा मिश्री भी बोलते हैं इसको जनरली, वो लेनी है हमें और सर्पी तेल, वो भी हमें आढ़क लेना है, ठीक है? आढ़कई, ये देखो यहाँ पे फिर से एक ट्विस्ट है, जो ये आढ़कई है ना, ये फिर से द्विवचन है। यहाँ पे इन्होंने कहीं पे भी द्वे आढ़क नहीं लिखा है, लेकिन ये आढ़कई लिख के इन्होंने क्या बोल दिया कि भई ये द्विवचन है। तो हमें सर्पी और तैल और जो मधु,
ये हमारे पास लिखा हुआ है। ये तीनों चीज़ें हमें 2 आढ़क लेनी है। ठीक है? तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे और ये श्लोक के वर्ड्स हम इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स में श्लोक के वर्ड्स आते हैं, तो हमें ये भी आइडेंटिफ़ाई होना चाहिए। अभी जो न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस बना है, तो वो सिम्प्लीफाई नहीं है। हम सिर्फ़ थ्योरी रट के काम नहीं चला सकते, हमें श्लोक के वर्ड्स को भी समझना होगा। सो फॉर योर बेनिफिट आई एम ट्राइंग टू डू माय बेस्ट। ठीक है? षड्भीरेर कृतम् मतलब इसको 6 महीने तक इसको रख देंगे। कैसे रखेंगे इसको? घृत भाजन वही घृत से भावित हम मटका लेंगे, उसके अंदर हम इसको रख देंगे, प्रावर्षी प्रावर्त ऋतु के अंदर रख देंगे और इसको कितने दिनों तक रखेंगे? 6 महीने तक, ठीक है? और किसके अंदर दबाएँगे? भस्म के अंदर, ठीक है? और बाकी जो इसके जो भी गुण वगैरह हैं, जो भी यूज़ वगैरह है, वो पहले जो हमने पढ़े हैं रसायन उनके समान ही है, सर्व समानम पुणे पूर्वेण जो पहले वाले जितने भी हैं उनके समान ही है, तो हम इसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है? अब हम बात करेंगे आम्लक अवलेह की। देखो हमने पहले भी एक आम्लक अवलेह पढ़ा था, वो था फर्स्ट, ये है द्वितीय। दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है? अगर वो सिंपली बोले आंवलक अवलेह, तो हमें पहले वाला एक्सप्लेन करना है, लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली बोले कि आम्लक द्वितीय, तो हमें इसकी बात करनी है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भी नहीं, तो हम इसकी मोटा-मोटी बात करेंगे। तो आम्लक अवलेह के लिए हमें क्या करना है? हमें इसमें लेने हैं आम्लक, कितने लेने हैं? सहस्त्र, यानी कि 1000 आंवला हमें लेने हैं। उनको पलाश द्रोणी, जो पलाश वृक्ष है जनरली हमने आंवला के साथ अभी तक उसका यूज़ किया है। उसमें हम द्रोणी, द्रोणी कैसे लेंगे? द्रोणी का मतलब एक ऐसा क्लोज़ वेसल, ठीक है? आम्ल को क्या करेंगे? गीली जल से भावित द्रोणी के अंदर, पलाश की द्रोणी के अंदर हम आम्लक को रख देंगे और इसके बाद इसको ऐसा पैक कर देंगे कि भी इसकी जो भाप है वो बाहर ना निकले और इसको आंवला को ऐसे करके स्वेदन देंगे, यानी कि इस द्रोणी को अग्नि में रख देंगे, ठीक है? अग्नि के साथ रख देंगे और इससे आंवला को स्वेदन देंगे। अब देखो इसके पीछे कांसेप्ट क्या है कि हमने जो द्रोणी है ना वो गीली ली है, तो आर्द्र, ये देखो आर्द्र पलाश द्रोणी, आर्द्र पलाश की जो द्रोणी है ना, अब इसके अंदर पानी है, जैसे ही हम इसको अग्नि देंगे तो क्या होएगा? जो पानी है वो गर्म होएगा और गर्म होके जो अंदर के जो आंवला है इनको इनका स्वेदन करेगा, यानी कि देखा जाए तो एक टाइप से जो पलाश के गुण है ना वो भी आंवला के अंदर आ जाएंगे। तो हमें ऐसा करके आंवला को रखना है और उसके बाद जब ये स्विन्न शीत है, जब ये आंवला खुद से शीत हो जाए तो हम इसकी गुठली को निकाल के इसको साइड में रख लेना है। उसके बाद हमें आर्डक चूर्ण, पिपली चूर्ण नाम, इसको हमें 1 आढ़क लेना है और जो पिपली का चूर्ण है वो भी हमें 1 आढ़क लेना है। विडंग तंडुल वो वो भी हमें 1 आढ़क लेना है, ठीक है? यानी कि अभी हमने क्या-क्या लिया? विडंग का और पिपली का, ठीक है? और आंवला का चूर्ण, ठीक है? वो हमने 1-1 आढ़क ले लिए, ठीक है? इसके बाद जो शर्करा है उसको हम अर्ध आढ़क लेंगे, ठीक है? अर्धे नाडकिन, ठीक है? और उसके बाद हमारा जो तैल, मधु और सर्पी है, ये देखो यहीं पे आढ़काभ्याम, फिर से वही ऊपर वाला कांसेप्ट, इन तीनों को हमें 2 आढ़क हमें लेना है, ठीक है? और इसको अच्छे से हम लेके सबको मिक्स कर लेंगे, ठीक है? और जब ये सुयोज्यम, ठीक है? संयोजन सूचो दृढ़, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम क्या करेंगे? इसको घृत भावित कुंभ के अंदर, ठीक है? हम इसकी स्थापना कर देंगे। कितने दिन के लिए? 1 विशंति रात्रम, यानी कि 21 रात्र के लिए हम इसकी स्थापना कर देंगे और फिर उसके बाद हम इसका प्रयोग करेंगे। कितना प्रयोग करेंगे? देख, प्रयोगात कर्ष, इसके प्रयोग से क्या होएगा? वर्ष शतम, वही वर्ष शतम एजराम आयु तिष्ठति समानम पूर्वेण, मतलब इसकी आयु वगैरह ठहर जाएगी और बाकी जो रसायन के गुण है वो ऊपर वाले सेम रह जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं नागबला रसायन। जो नागबला रसायन है इसमें श्लोक इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो हम एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं। जैसे कि नागबला रसायन है ये जांगल देश में, मतलब इसमें हम जो यूज कर रहे हैं नागबला वो जांगल देश, जांगल देश हम किसको बोलते हैं? एरिड जोन को, ठीक है? मतलब ऐसा जोन वहां पे कुशा उत्पन्न हो। अब देखो इसमें ना यहाँ तक मेनली जो हमारा दिया हुआ है ना, ये जो हम तोड़ने वाले हैं नागबला का मूल, ये इसके ऊपर सब इसकी क्वालिटीज दी हुई है कि कौन से प्लांट का हमें मूल यूज करना है, कि मतलब उसकी कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे मिट्टी चिकनी, काली, मधुर या पीली मिट्टी में उसका उत्पन्न होना चाहिए,
ऐसी भूमि हो जिस भूमि में विष, हिंसक जंतु, वायु, जल आदि मतलब ये दोष ना हो, अग्नि ना लगती हो, जो मतलब अच्छी भूमि हो, उपजाऊ हो, शमशान वगैरह, चैत्य वगैरह से दूर हो, ऊसर भूमि ना हो, या फिर जहाँ पर गृह आदि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे घर वगैरह बने हैं, आने जाने का रास्ता है, ठीक है। और ऐसी भूमि में उत्पन्न तथा उसमें ऋतु के अनुसार सुखपूर्वक मतलब फुली मौसम के अनुसार हर टाइप से हमें एक अच्छा नागबला प्लांट को देखना है, ठीक है। जो कि विकार रहित हो, उसको मतलब उसको दबाकर कोई दूसरा पौधा उत्पन्न ना हुआ हो, या फिर किसी दूसरे पौधे को दबाकर वह उत्पन्न ना हुआ हो, जो ना तो अधिक बालक हो, बालक इन द सेंस कि बहुत छोटा प्लांट कि भी वो अभी ग्रो कर रहा है, ठीक है। या फिर अल्प दिन से उत्पन्न ना हो, या फिर बहुत अधिक पुराना, ऐसा नहीं हो कि भाई ये सालों पुराना नागबला है, ठीक है। एक मीडियम रेंज का नागबला, ठीक है, युवा अवस्था हम बोल सकते हैं, जिसमें रस वीर्य आदि पूर्ण रूप से प्राप्त हो गए हों, ठीक है। और जिसके पत्ते गिर गए हों और नवीन पत्ते उत्पन्न ना हुए हों, हमें ऐसे नागबला का मूल लेना है। अब देखो यहाँ पे ना हम एक थोड़ा विमर्श की बात करते हैं, ठीक है, ये थोड़ी समझने वाली चीज है। इन्होंने बोला कि यहाँ पे जिसके पत्ते गिर गए हैं और नवीन पत्ते उत्पन्न ना हो, ऐसा क्यों ले रहे? चलो बाकी सब तो ठीक है कि भाई उसकी क्वालिटीज अच्छी रहे। तो देखो जिसके पुराने पत्ते गिर गए हों और नए पत्ते उत्पन्न ना हुए हों, ऐसा बोलने का आचार्य का क्या मतलब था? तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि हम नागबला का यूज कर रहे हैं मूल। और कोई भी प्लांट है, जैसे मान लो हमारे पास, हम ये प्लांट ले लेते हैं कि ये हमारा प्लांट है, ठीक है। ये इसके पत्ते हो गए और यहाँ पे ये स्टोर कर रहा है, जैसे हम आलू एक जो हम बेसिकली समझते हैं, ठीक है, वो अपनी जड़ों में अपने न्यूट्रिशन को स्टोर कर रहा है। अब देखो जब तक इसके पत्ते हैं ना, तब तक तो न्यूट्रिशन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, और वो यहाँ पे आके स्टोर हो रहा है। इसका मतलब अगर अभी भी पत्ते हैं तो हमें और ज्यादा न्यूट्रिशन यहाँ पे मिलेगा। अभी इसके मूल के अंदर मैक्सिमम न्यूट्रिशन नहीं आया है। और अगर हम नए पत्ते, और देखो जब इसके ये पत्ते झड़ गए, इसका मतलब कि अभी और तो इसके अंदर ऐड होगा नहीं न्यूट्रिशन। तो अभी जितना ये न्यूट्रिशन है ना, ये मैक्सिमम है। और अगर मान लो कि एक टाइम के बाद, जैसे वसंत ऋतु के बाद, जब इसके अंदर नए पत्ते आने शुरू होंगे, तो नए पत्ते क्या करते हैं कि जो मूल के अंदर जो न्यूट्रिशन स्टोर किया है प्लांट ने, उसको वापस से वो नए पत्तों को उत्पन्न करने में यूज करते हैं। तो अगर हम नए पत्ते आने के बाद यूज करेंगे, तब भी जो ये न्यूट्रिशन है ना, ये कम हो जाएगा। तो हम न्यूट्रिशन की मैक्सिमम अमाउंट यूज कर सके, इसके लिए जो आचार्य ने बोला है कि पुराने पत्ते तो गिर जाने चाहिए और नए पत्ते आने नहीं चाहिए, ताकि हमें जो मूल में मिले ना, वो मैक्सिमम न्यूट्रिशन हो, ठीक है। तो ऐसा बोला है, तो ऐसे नागबला का हमें मूल लेना है। अब इस मूल को हम कब लेंगे? माघ या फाल्गुन मास में, ठीक है, हम इसको लेंगे। और यहाँ पे देखो, अब ये थोड़ा श्लोक में देखने वाली चीज है। यहाँ पे आचार्य ने देखो ये ऐसे बोला, शीर्ण पुराण पर्णानि, जो पुराने पत्ते हैं ना, उनका क्षीण हो जाना चाहिए, वो गिर जाने चाहिए, ठीक है। संजातानि पर्णानि, मतलब जो, और जो नए पत्ते हैं ना, वो आने नहीं चाहिए। असंजातानि, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो जो ये न है, इसको ई की मात्रा लग जाएगी और य का अ बन जाएगा, ठीक है। तो असंजातानि पर्णानि, नए पत्ते नहीं आने चाहिए। और ये कब, कौन से मास की बात कर रहे हैं? तपसी और तपस्वी। ये हम जब पढ़ते हैं ना, हमने चरक सूत्र स्थान का ऋतुचर्या जब हमने देखा था, ऋतुचर्या को इसमें क्या बोलते हैं? तक्षशितीय अध्याय, ठीक है। तो जब हमने इसका तक्षशितीय अध्याय पढ़ा था, तो उसके अंदर यहाँ पे ये दिए हुए थे। इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है, अगर आप लोगों को याद आ रही हो तो मैं लिख देती हूँ। तो इसका होता है त म सु न ई और स। मतलब ये एक ट्रिक रहती है हमारे, तो इसके जरिए हम इनको याद कर सकते हैं। इन सब का ये हमने इसको ऐसे स्टोर किया। तो इसमें जो सबसे पहले ये है ना, इससे बनता है हमारा तपसी तपस्या, ठीक है। तो तपसी और तपस्या, तो देखा जाए तो जब ऋतुचर्या शुरू होती है, तो ये कौन सी ऋतु की बात हो रही है यहाँ पे? शिशिर ऋतु, ठीक है। और अगर हमें याद हो एक श्लोक जो हमने रस शास्त्र में या भेषज कल्पना में, जब हम ड्रग्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्लांट से लेते हैं, तो वहां पे बताया गया है कि किस चीज को कब लेना है। तो मूल को हम कब कब लेते हैं? ग्रीष्म ऋतु में और शिशिर ऋतु में। अ, शिशिर ऋतु में।
तो इन 2 के अंदर हम मूल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? इसके पीछे रीज़न जो हमने एक्सप्लेन किया था वही है। ठीक है? तो अब हम देखते हैं, ये देखो, ये हो गया तपसी और तपस्वी मंथ, ठीक है? और इसको बेसिकली अगर हम वैसे देखेंगे तो ये माह और फाल्गुन मास हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? इसमें हमें क्या लेना है, अच्छे से मतलब भगवान वगैरह की पूजा करके, इष्ट देव का ध्यान करके, जो बताया कि उत्तर या पूर्व के तरफ मुख करके, सभी का ध्यान करके, ठीक है? तब इसको सुबह-सुबह हमें मूल को अच्छे प्रकार से निकालना है और फिर उसको क्या करना है, साफ करके, जल से धो करके, उसको पीस के उसका कल्क बना लेना है, ठीक है? और उस कल्क को हम क्या करेंगे, 1 आम्र या 1 कर्श की मात्रा में दूध में घोलकर सुबह-सुबह उसका सेवन करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे ये देखो, श्लोक में थोड़ा एक इम्पोर्टेंट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये देखो, यहाँ पे इसकी एक मात्रा दी हुई है कि पिंडम आम्र मात्रम अक्ष मात्रम, कि या तो इसको आम्र मात्रा में या फिर अक्ष मात्रा में, और इन दोनों का ये जो बेसिकली मीनिंग है ना, वो एक कर्ष ही है, ठीक है? तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और इसका यूज़ हमें कब करना है? दुग्ध के साथ प्रातः-प्रातः सुबह-सुबह हमें इसका यूज़ करना है, और चूर्ण को वही, या तो हम इसको दूध के साथ पी सकते हैं। एक इसका दूसरा भी बताया कि या तो जो ये चूर्ण हमने बनाया है, नागबला को पीस करके इसका कल्क बनाया, सुखाया, उसको पूरा हमने चूर्ण बनाया, ठीक है? उसको या तो हम दूध के साथ पी सकते हैं या फिर मधु और सर्पी इसके अंदर मिला के उसके साथ हम इसका सेवन कर सकते हैं। वही फिर जीर्ण होने के बाद वही जो हमने पहले देखा था, पहले के रसायन में क्षीर और सर्पी के साथ शाली या षष्टिक भात, हमें शाली या षष्ठी चावल की हमें भात बना के उसमें दूध और घी मिला के उसके साथ उसका सेवन करना है। और इससे क्या आएगा, इसका यूज़ क्या है? भी हम जो ये रसायन ले रहे हैं वही वर्ष शतम अजरम वयस्तिष्ठति समान पूर्वेण, वही पहले वाले जो रसायन के आचार्य ने प्रयोग बताए हैं, जो इसके इफेक्ट बताए हैं, वही हमें यहाँ पे इसमें मिलेंगे। एक चीज़ यहाँ पे ये थ्योरी के उसमें नहीं है, बट अगर आप लोग रिसर्च वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? ये विमर्श इसका थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है? आप पर्सनली भी पढ़ना। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये जो नागबल है ना, इसका अलग-अलग आचार्यों ने ना इसको 2 अलग-अलग माना है। किसी ने इसको गुलशकरी माना है और किसी ने इसको एक दूसरे ही प्लांट से रिलेट कर दिया है, ठीक है? तो नागबला देखो, इन्होंने यहाँ क्या बोला कि जो ये गुलशकरी है ना, इसका साइंटिफिक नेम है सीडा रोम्बिफोलिया। जबकि जो नागबला है ना, इसका साइंटिफिक नेम है सीडा हिरुसोडा, ठीक है? ये नहीं है। और इसका हम क्यों ढूँढ रहे हैं इसको? तो ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है। आचार्य सुश्रुत ने बात की है कि जो नागबला है बेसिकली, ठीक है? वो ट्यूबरकुलोसिस में बेस्ट रसायन है, और इसको अगर हम यूज़ करते हैं ना, तो ये ट्यूबरकुलोसिस को पूरा ऐसे खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है? राजयक्ष्मा जिसको हम बोलते हैं, और टीबी आज के दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो आप इस पे रिसर्च वर्क अगर कोई करना चाहे, इंटरेस्टेड है, देन यू कैन गो। इसके बाद हम देखेंगे 19 बलादी रसायन। इसमें जो एआईपीजीटी है, इसका सबसे फेमस क्वेश्चन अभी हम यहाँ पे देखेंगे। जो ये 19 बलादी रसायन है ना, इसका जो सबसे फेमस क्वेश्चन है ना, जो एआईपीजीटी में मल्टी टाइम आया हुआ है, एक बार नहीं 3-4 बार आया हुआ है, ये कि जो बलादी रसायन है, ये कौन से चैप्टर में आचार्य ने इसका वर्णन किया है। तो इसकी एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। बच्चे इसका बहुत सा आंसर लगाते हैं, ये हम बात ले लेते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर अगर हम 1, 3 या 4 लगाते हैं ना, तो वो निहायती गलत आंसर है। वो क्यों है? क्योंकि 1 के अंदर 6 ही योग हैं, 3rd के अंदर 16 ही योग हैं, 4th चैप्टर के अंदर 4 ही योग है, 19 तो किसी में फिट ही नहीं बैठता यार। तो और 2nd के अंदर 37 है। तो अगर किसी को ये याद भी नहीं आ रहा ना, तो एक जो ये सिंपल कैलकुलेशन हमने जब रसायन चैप्टर शुरू किया था, तो उसके इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी। तो वहाँ से हम एक बार, अगर आपको याद नहीं आ रहा, मैंने बता दिया, और अच्छे से देखना है तो फर्स्ट चैप्टर जाके देखिए, आपको ये बेटरली समझ आएगा, ठीक है? अब हम शुरू करते हैं 19 बलादी रसायन। इसमें मेन क्या है? ठीक है, देखो, हम श्लोक से करेंगे क्योंकि श्लोक मुझे बहुत पसंद है, ठीक है? बला, अतिबला, चंदन, अगरू, धव, तिनिश, खदीर, शीशंपा,
और असन, इन सब का हमें क्या लेना है? सवरस लेना। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 ड्रग्स हमारे पास यहाँ पे हो गए हैं। इनका हमें सवरस लेना और इसके साथ में पुनर्नवा अंता औषधियों। तो यहाँ पे इसका मतलब हमें ये नहीं लेना है कि जैसे देखो हिंदी में यहाँ पे क्या दे रखा है कि सवरस और पुनर्नवा अंत में है जिसके, तो ये अंत में जिसके का क्या मतलब है? ठीक है, कि औषधियों में अगर हम थोड़ा सा इसकी हमें एक्सप्लेनेशन हम विमर्श से देखेंगे, यहाँ पे ये देखिए कि इसका जो मतलब है ना वो ये है कि जब हमने सूत्र स्थान का चरक का 4th चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पे एक वय स्थापक वर्ग था जो क्या था, उसके अंदर ड्रग्स थी अमृता, अभया, धात्री, मुक्ता, श्वेता, जीवंती, अतिरसा, मंडूकपर्णी, स्थिरा और पुनर्नवा। इन 10 औषधियों के लास्ट में जो पुनर्नवा है ना, तो ये जो एक वर्ड है ना, इसमें आचार्यों ने इन 10 ड्रग्स का एक ही वर्ड में इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो 9 ये और 10 ड्रग्स ये, टोटल मिला के 19 ये बलादी रसायन हमारे पास हो जाते हैं। इनका हम क्या करेंगे कि इनका भी सवरस और इनका भी सवरस हम लेके उसको दूध के साथ मिला के उसका हमारे बल के अनुसार, कौन सा बल? अग्नि बल, शरीर बल, इन सब के अनुसार हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, और देखो इससे पहले यहाँ पे आचार्य ने लिखा है कि ये 10 हो गए। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था नागबला रसायन, तो जो नागबला रसायन है ना उसकी जैसे हमने एक्सप्लेनेशन की थी ना, ये सेम वैसे ही बनता है। और मान लो कि हमारे पास जो ये सब मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, इन सब का सवरस नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम इसका सवरस खुद से बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? तो ये देखो यहाँ पे आचार्य ने देखा, चूर्ण ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 1 आढ़क चूर्ण ले लेंगे और साथ में आढ़कम उदक कश्य, और 1 आढ़क ले लेंगे उदक, उदक जल हमारा, ठीक, उसको हम ले लेंगे। और अहोरात्र स्थितम, और उसको पूरी रात स्थित, अहो दिन, रात्र रात, मतलब पूरा 24 आवर्स उसको उसमें भीगे रहने देंगे चूर्ण को। उसके बाद उसको मृदित पूतम, मृदित यानी कि उसको मसल के हम उसको पूत, पूत का पूतम का मतलब होता है छानना, उसको छान लेंगे और उसको हम एज ए सवरस हम उसका यूज करेंगे। इसके बाद हमारा आता है भल्लादक शीर। अब देखो यहाँ पे ना हम एक थोड़ी सी चीज पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे भल्लातक के 10 योगों का वर्णन किया गया है इसी चैप्टर में आगे के इसमें क्या दिया हुआ है ये देखो, भल्लातक सर्पी, भल्लातक का सर्पी, भल्लातक शीर, दुग्ध, भल्लातक शोद्र, भल्लातक मधु, गुड़ भल्लातक, भल्लातक यूष, भल्लातक तैल, भल्लातक पलल, ठीक है, भल्लातक सत्व, भल्लातक लवण, भल्लातक तर्पण। ये टोटल मिला के जो 10 योग है इनका हम एक्सप्लेन मतलब आचार्यों ने बताया कि इनका हम यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आचार्य ने ये देखो, यहाँ पे आचार्य ने जो विधियां तो 10 दे दी लेकिन जो एक्सप्लेन किए ना वो केवल 3 ही किए। ठीक है, शीर, शौद्र और तैल, इन 10 का ही आचार्यों ने उपदेश दिया है। तो इसका हम एक मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि जो ओरिजिनल अग्निवेश संहिता थी ना उसके अंदर तो 10 के 10 विधियों का मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन आचार्य ने किया था। लेकिन जब वो खंडित हुई उसके बाद जब दोबारा चरक संहिता रही तो उसके अंदर जो शेष 7 विधियां हैं वो केवल नाम मात्र की रह गई। ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। सिर्फ आपके एक क्वेश्चन का आंसर देता है कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही क्यों एक्सप्लेन्ड है, आपको बाकी 7 को जानने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी ना हो इसलिए। और अगर आपको जानना है तो आचार्य ने यहाँ पे लिख, और अगर आपको बाकी के रसायनों के बारे में जानना है तो आचार्य ने यहाँ पे इनको थोड़ा सा विमर्श के अंदर आचार्य चक्रपाणि ने इसको एक्सप्लेन किया है कि जो भल्लातक तैल है ना उसके समान हमें भल्लातक घृत लेना चाहिए, भल्लातक शीर के समान हमें भल्लातक का यूज लेना चाहिए, और शुद्ध भल्लातक के अंदर हमें गुड़ मिला के उसका यूज करना चाहिए, और तिल के कल्क का संयोग करने पर भल्लातक पलल बन जाएगा, और सत्तू का संयोग करने पर भल्लातक सत्तू बन जाएगा, और नमक और भल्लातक दोनों को एक खांडे में, ये कैसे बनता है जैसे हमने नारिकेल लवण बनाया था ना, ये सेकंड ईयर में करवाया था भाई, हमें तो करवाया था। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिकल मैम ने सर ने जिसने भी करवाया होगा, तो जैसे हमने उसका नारिकेल लवण का यूज किया था ना कि भाई नारियल के अंदर हमने लवण को भर दिया, एक अर्क पत्र लवण हमने बनाया था, तो वैसे हम क्या करेंगे भल्लातक और लवण को लेके
हम उसको गरम करेंगे, हीट करेंगे रेड हॉट होने तक, और फिर उसको निकाल के जो ब्लैकिश कलर का हमारे पास आउटपुट मिलेगा, वो भल्लातक लवण हो जाएगा, ठीक है। और धान के अलावा घृत और दूध आदि मिक्स मिक्स करके हम क्या बना देंगे, तर्पण, ठीक है। तो ये बन जाएगा भल्लातक तर्पण। तो ये हमारे 10 हमने एक्सप्लेन कर लिए। अब हम जो 3 बचे हुए हैं उनको डिटेल में उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। ये भल्लातक शेर जो है ना, ये हमारा 5 एससीक्यू 5 मार्क्स के लिए एससीक्यू में भी और एलएक्यू में भी आने के इसके चांसेस रहते हैं, ठीक है। अगर ये एससीक्यू में आता है ना, तो हम सिर्फ ये एक ही आचार्य चरक का लिख देंगे। लेकिन अगर ये एलएक्यू में आता है ना, तो हम यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग टेबल हमने देखी होगी, वो टेबल बना के आएंगे, और जो आचार्य सुश्रुत और वाग्भट है ना, उसका भी एक रेफरेंस लिख देंगे। क्वेश्चन लेंथी होता है, मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं भल्लातक शेर। वही तो, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक भल्लातक जो कैसा होना चाहिए, जिसको कोई भी मतलब ऐसे अनुपत, कोई भी आहत वगैरह नहीं होनी चाहिए, कुछ भी उसको डैमेज नहीं होना चाहिए, उसका जो पूर्ण रस प्रमाण वीर्य, जो रस और प्रमाण का जो वीर्य है वो पूर्ण होना चाहिए, वो पक्व जाम्बू, जैसे पक्की हुई जामुन होती है ना, उसके जैसा वो होना चाहिए। और उसको कब लेना है, सूचो सुक्रेव। वाह, हमने देखो पहले हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। ये तो ये कब आता है, सूचो शुक्र आता है यहाँ पे, सूची और शुक्र, ठीक है। तो इस मंथ में तो ये अप्रोक्स हमारे पास कौन सी ऋतु बनती है, अगर हम इसको देखें तो ये देखो यहाँ पे शिशिर ऋतु बन रही थी, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु के बाद आती है हमारी ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में हमें इसको निकालना है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे होगी ग्रीष्म ऋतु के अंदर, वाह, हमें इसका संग्रहण करना है। यव पल्लवे मास पल्ले, यव पल्ले और मास पल्ले क्या होता है, ये देखो जैसे कि हम धान, मतलब सॉरी चावल होता है, चावल की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, बाजरे की खेती होती है, उसको हम क्या करते हैं, जो उसका बीज होता है, जो उसका मील, जो हम खाने के लिए यूज करते हैं, उसको तो हम निकाल के अपने या तो मार्केट में बेच देते हैं, या फिर जैसे गेहूं है उसको खाने के लिए घर पे रख लेते हैं। उसके बाद जैसे ये पूरा प्लांट है, ठीक है, ये तो हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इसका अब जो ये बचा ना, इसका ये पत्ते और ये डाली, इसका हम क्या करते हैं, तो इस ये जो बच गया ना भूसा, जिसको हम जानवरों के लिए स्टोर करते हैं, इसको हम बोलते हैं यव पल्ले माश पल्ले। यव और माश का जो ये धूली हमारे पास बची है, जो हम जानवरों को खिलाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इसको हमें कलेक्ट करना है। और फिर जो हमने कलेक्ट की है, इसके अंदर हम ये जो भल्लातक है, इसको इसके अंदर दबा के रख देंगे। और कब तक दबा के रखना है, चतुर्मास स्थितानि, 4 मास तक हमें इसको इसके अंदर रखना है। उसके बाद सहसी सहस्य, ये कब आता है, इसको भी देखते हैं। ये देखो हमारा ये जो आ रहा है ना, सहसी सहस्य, ये कौन सी ऋतु होती है हमारी, हेमंत ऋतु। तो हेमंत ऋतु के अंदर हम इसको निकाल लेंगे। हमने कब डाला था इसको, ग्रीष्म ऋतु के अंदर, और निकालना कब है, हेमंत ऋतु के अंदर, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसका यूज करेंगे। और यहाँ पे आचार्य ने बोला है कि जो ये है ना, हम इसका यूज करेंगे। इसको यूज करने के लिए हमारी जो बॉडी है, हमारा शरीर है, उसकी कंडीशन होनी चाहिए कि वो शीत स्निग्ध और मधुर से अप मतलब संस्कृत होना चाहिए पूरा। मतलब उसके अंदर जो देखो भल्लातक है ना, ठीक है, सेमिकार्पस एनाकार्डियम, इसके अंदर क्या होता है कि ये बहुत उष्ण तीक्ष्ण गुणात्मक होते हैं, ठीक है। और इसका अग्नि के जैसा पाक होता है। हम आगे भल्लातक के गुण देखेंगे तो उसमें हम इस चीज को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ऐसे में अगर हम इसको दे देंगे ना, और ऊपर से जो भल्लातक है ना वो पॉइजनस प्लांट है, ये बात तो हम सबको पता है, ठीक है। तो अगर हमने इसको ऐसे ही दे दिया ना, तो फिर ये हेल्थ के लिए हेल्थ को डैमेज कर सकता है, रसायन के जैसे यूज करने के बजाय। तो इसके लिए पहले हम जो शरीर है ना, उसको अच्छे से शुद्ध करेंगे, उसको शीत स्निग्ध गुण देंगे, ताकि उससे कोई भी डैमेज बॉडी के अंदर ना हो। फिर उसके बाद अब आचार्य ने इसको यूज करने का एक स्पेसिफिक मेथड बताया, वो क्या है, पूर्व 10 भल्लातकानी। सबसे पहले हम 10 भल्लातक से शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपोथ्य, अपोथ्य क्या है, यहाँ से शुरू करेंगे। अष्ट गुणे नाभसा, अष्ट 8 गुना जल के अंदर हम क्या करेंगे, 10 भल्लातक लेंगे,
उसको 8 गुना जल के अंदर साधु साधित उसको साधित करेंगे। साधित कैसे करेंगे? जैसे हम क्वाथ बनाते हैं ना, ये लिया, बल्ला तक लिया, इसको 8 गुना जल के अंदर मिक्स किया, नीचे से हीट दी। कब तक हीट देंगे? जब तक जो ये जल है ना, जो हमने 8 गुना लिया है, 1/8 ना रह जाए, तब तक हम इसका पाक करेंगे। ठीक है, देख, ये देखो, तेषाम रस अष्ट भागा, जो इसका रस है वो 8 भाग अवशेष, वो शेष रह जाना चाहिए। पूतम, उसके बाद क्या करेंगे? पूतम का हमने क्या मीनिंग देखा था पीछे? छानना, हम इसको छान लेंगे। ठीक है, सपयस्क मतलब सपय, पय बोले तो दुग्ध, फिर दुग्ध के साथ इसका सेवन करेंगे। और सेवन करने से पहले जो अंतर मुख है उसको सर्पी से, यानी कि घृत से, जो हमारा मुख है उसका लेपन कर लेंगे, ताकि इसके सेवन से हमें मुख पाक रोग ना हो। ठीक है, और आगे क्या है? तानी, एक भल्ला तक, एक भल्ला तक उत्कर्ष अपकर्षण, मतलब हमें क्या करना है? इसके बाद हमें क्या करना है? एक एक भल्ला तक। ठीक है, एक एक बोले तो एक एक भल्ला तक पहले बढ़ाना है, फिर कम करना है। और ये क्या करना है? शुरू कहाँ से करना है? देखो, हमने सबसे पहले 10 भल्ला तक लिए थे, तो 10 भल्ला तक से हमें शुरू करना है, और अंत में कहाँ तक जाना है? 63, 30 भल्ला तक हमें जाना है। ठीक है, ये देखो, नाद परम उत्कर्ष, नाद परम उत्कर्ष, इसका मतलब हमें 30 तक जाना है, 30 से ऊपर उपकर्ष हमें नहीं जाना है। ठीक है, और इसकी प्रयोग विधि, जो हम इसके प्रयोग में हमें टोटल कितने भल्ला तक यूज करने हैं? सहस्त्र पर एक भल्ला तक प्रयोग, हमें 1000 भल्लातकों का यूज करना है। ठीक है, जीर्णे च स सर्पिषा पैसा, और इसके जीर्ण होने के बाद सर्पी के साथ मिला हुआ दूध, वही सर्पी, दूध, शाली और षष्टिक, मतलब ये चावल, इसकी भात बना के हमें इसका यूज करना है। और वही जो इसके ऊपर वाले जो हमने देखा था, ये देखो, समान पूर्वण, जो भी रसायन के गुण हैं, जो हमें रसायन से आउटपुट मिलता है, वो हमें यहाँ पे भी मिलेगा। ये देखो, वर्ष शतम जरम वयं तिष्ठति। ठीक, एक बार हम इसकी टेबल देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ा कंफ्यूजन भी आता है, उसको भी हम दूर करेंगे। जैसे कि ये टेबल देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ से हमने शुरू किया, पहले दिन हमने लिए 10 भल्ला तक, फिर हमें एक एक बढ़ाना है, 11, 12, 13, हमें जाना है 30 तक। अब देखो, अगर हम 30 से यहाँ से 29, 28 ऐसे चालू कर देंगे ना, तो हमारे टोटल मिला के 810 आंवले ही, सॉरी, भल्ला तक ही यूज होंगे। हमें कितने यूज करने? 1000। तो अब ये कितने बच गए? सॉरी, 120। ठीक है, 120 ही यूज होंगे, और हमें 1000 यूज करने, तो बच गए 180। 180 को हमने 30 से डिवाइड किया, तो ये देखो हमारे पास बच गया कि भाई हमें 6 दिन और, अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, तो फिर ये हमारे 1000 आंवले यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आप ट्रिक लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसको टोटल हमें ग्रहण करने में, जितने भी ड्रग्स है, इसको हमें 48 डेज का टाइम लगने वाला है। ठीक है, और आचार्य चरक भी और आचार्य गंगाधर भी दोनों सेम बताते हैं कि भाई इसी टाइप से हमें इसका यूज करना। लेकिन हमारे आचार्य चक्रपाणी जी कुछ और बोलते हैं। आचार्य चक्रपाणी जी क्या बोलते हैं कि हम जो यूज करने वाले हैं ना, हम 10 से शुरू करेंगे, उसके बाद हम 30 तक, 30 हमारा मैक्सिमम यहाँ पे होता है। ठीक है, 21वें दिन कि हम 30 तक जाएंगे, उसके बाद हम कम करेंगे, क्योंकि आचार्य ने यही बोला है। आचार्य ने कहीं नहीं भी लिखा कि भी हमें एक जगह पे स्टेन रहना, सस्टेन रहना। फिर 41वें दिन क्या होता है कि ये पूरा यूज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वही बात, आंवले हमारे कितने यूज हुए? 820। ठीक है, तो जो बचे हुए 180 आंवले हैं ना, इसको हम इसी विधि से पूरा करेंगे, जैसे कि 11, 12, 13 ऐसे करके हम जाएंगे 17 तक, फिर वापस 16, 15, 14, 13, 12, 11, और ये यहाँ पे 10 है भाई। इसको ठीक कर लो, आप काउंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ऐसे करके जो हमारे चक्रपाणी जी ने है ना, उन्होंने 1000 आंवलों का बता दिया, लेकिन इन्होंने दिल लिए 55। चक्रपाणी ने कितने लिए थे? 48। सॉरी, चरक ने कितने लिए थे? 48। चक्रपाणी जी ने कितने लिए? 55। हमारे सुश्रुत जी सबसे तेज है। ठीक है, अब हम देखेंगे सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग। हमारी सुश्रुत संहिता क्या बोलती है कि भाई हम ना शुरू करेंगे एक आंवले से,
आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि मैं तो एक आंवले से शुरू करूंगा, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 तक लेके जाऊंगा और फिर मैं 5-5 बढ़ाऊंगा। कब तक बढ़ाऊंगा? जब तक ये 70 ना पहुंच जाए। और 70 कब जाएंगी? 18वें दिन। उसके बाद जब ये 70 हो गए, फिर मैं क्या करूंगा? मैं 5-5 कम करूंगा। और कब तक करूंगा? जब तक इनकी संख्या 5 ना हो जाए, मतलब 10 पे आ गए, 10 के बाद 5 कम किए तो 5, फिर वापस से 4, 3, 2, 1। और आचार्य ने निपटा दिया इसको 35 दिन में, एकदम लगा दिया ठिकाने। ठीक है, तो ये टेबल अगर हमारे पास एलएक्यू आता है अभी, ठीक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हम ये तीनों टेबल्स बनाने की कोशिश करेंगे हमारे मार्क्स के लिए। ठीक है, और अगर ये नहीं आता है, अगर ये आता है एसएक्यू में, तो हम सिर्फ जो ये एक टेबल है ना, इस टेबल को बना के आ जाएंगे, जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है हमें। 10 से शुरू करना है, 30 तक जाना है, 6 दिन तक, 7 दिन तक टोटल, 6 तो ये और एक ये, टोटल 7 दिन तक हमें 30 को सस्टेन रखना है, बस बात खत्म। एक हम यहाँ पे देख लेते हैं, आचार्य वाग्भट का भी हमें देखने को मिलता है। आचार्य वाग्भट जी क्या बोलते हैं कि भाई मैं शुरू करूंगा 8 से और मैं कहाँ तक जाऊंगा? मैं जाऊंगा 40 तक। ठीक है, ये हमारा 25वें दिन जाता है 40। लेकिन आचार्य ने ना इसमें थोड़ा सा वेरिएशन बताया। उन्होंने कैसे बताया कि 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ऐसे कर करके जो हमारे आचार्य है ना, वो गए 28 तक। ठीक है, 28 के बाद उन्होंने यहाँ पे बढ़ाए 3, 28 के बाद 31, फिर 34, 37 एंड देन 40। जब इन्होंने कम किए तो ऐसे ही किए, 3-3 कम किए। ठीक है, जब वापस से 28 पे आए ना, तो फिर से इन्होंने एक 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 कम करके ये 8 तक आए और इन्होंने 1000 आंवले, सॉरी, भल्लातक पूरे यूज कर लिए। ठीक, अब हम देखेंगे भल्लातक शौद्र। ये थोड़ा हमारे पास देखने को अच्छा है, तो इसको हम शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा एक समझने वाली चीज है, पर इसको हम यहीं पे श्लोक में ही कवर कर लेंगे, इतना बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं। तो देखो क्या दे रखा है कि भल्लाद का नाम, कि हमें भल्लादक लेने हैं। ठीक है, उनको क्या करना, वही अच्छी क्वालिटी के एकदम अच्छे भल्लादक लेके उनको हमें छोटे छोटे जर्जरी, क्रेता नाम जर्जरी हम जनरली किसको बोलते हैं? गुड़ को इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो हमें जैसे गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके हम खाते हैं, वैसे ही हम भल्लादक के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। उसको देंगे पिष्टी श्वेत। पिष्टी श्वेत बोले तो क्या हो गया? बंद करेंगे, स्वेद दे देंगे, खत्म। ठीक है, और इसको क्या करना है? पिष्टी स्वेद मतलब एक थोड़ा सा अच्छा तरीका दिया आचार्य ने इसका, मैं आपको पहले हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद आपको बेटर वे में समझ में आ जाएगा। इसमें आचार्य ने क्या बोला है कि ये हमारी मिट्टी है। ठीक है, हम क्या करेंगे? एक मटका लेंगे। इस, अब देखो, हमारा जो ये घड़ा है ना, इसको हम यहाँ गर्दन तक मिट्टी में दफना देंगे। ये नीचे हमारी पूरी मिट्टी है। इसके बाद एक दूसरा घड़ा लेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। ठीक है, और दोनों घड़ों के यहाँ पे हम क्या लेंगे? हम लेंगे काली मिट्टी, और जो ये है ना स्पेस, इसको हम कर देंगे फिल। इसको अच्छे से एकदम से पैक कर देंगे। ठीक है, ऐसा पैक करेंगे कि भाई यहाँ से ही बाहर नहीं निकलना चाहिए। और एक दूसरी बात और, यहाँ पे ना हम कोई एक ऐसी चीज लगा रहे हैं जिसकी वजह से, मतलब मिट्टी लगा रहे हैं वैसे तो, कि भाई यहाँ का जो कंटेंट है ना, वो फिल्टर होके यहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना। हमें इन दोनों के बीच में कुछ तो भी रखना है ऐसा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? हम वही भल्लातक जो हमने चुन चुन के लिए हैं, जिनको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, उनको हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारा ऐसे 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 करके चारा रखेंगे। उस चारे में लगा देंगे आग, जो पड़ोस वाली आंटी घर में लगाने की कोशिश करती है, बस उसी की जितनी, उससे थोड़ा कम होगा तब भी चलेगी। हमें लगानी है आग। और फिर क्या होगा कि जो ये भल्लातक है ना, ये यहाँ पे इसका जो रस है ना, वो यहाँ पे नीचे टपक के गिर जाएगा। ठीक है, इसके अंदर वो स्टोर हो जाएगा। फिर हम इसको निकाल के एज ए रसायन डिफरेंट मिक्सचर के साथ हम इसको यूज करेंगे, मतलब एक मिक्सचर बना के। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो, हमें पेस्ट करना है भूमि के अंदर कंठ तक, जो हमारा स्नेह भावित, हाँ एक और बात मैं भूल गई थी, जो हम ये मटका ले रहे हैं ना, इसको स्नेह से भावित, जो हम पहले मिट्टी के मटके ले रहे थे ना, उस स्नेह से भावित, वैसे ही हमें इसको स्नेह से लेपन करके, इसका ग्रीत से लेपन करके हमें इसका यूज करना है, कुंभ का। ठीक है, और कृष्ण मिट्टी से उसको लगा देना है गो में, जो
भूसा, चारा मिले या फिर उपले जो गाय के गोबर से बने हो, उन सबको लेके इनका सब रस निकाल लेना है। और दूसरे कुंभ के अंदर जब वो स्टोर हो जाए, उसके अंदर अष्टभाग मधु। अष्टभाग बोले तो देखो, वैसे तो अगर हम देखेंगे ना, इसका कंसेप्ट जा रहा है 1/8, लेकिन हमें 1/8 नहीं लेना है, क्योंकि भल्लातक है तो भल्लातक के साथ हम इसको 8 टाइम यूज करेंगे। और द्विगुण घृत, 8 टाइम हमारे पास मधु है और दो 2 टाइम हमारे पास है घृत। ठीक है, इसको और 1 टाइम हमारे प्यारे भल्लातक का सरस, इन सबको मिक्स करके हम हमारा जो रसायन है भल्लातक शौद्र जिसको हम बोल रहे हैं, वो हम प्रिपेयर करेंगे और उसको हम एज ए रसायन यूज करेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो इसका विमर्श है ना, इसमें भी ये चीज लिख रखी है। ये देखो, इसमें जो घृत की मात्रा है वो द्विगुण है, और जो हमारा मधु है ना वो 8 भाग है। ठीक है, तो ऐसे हमें इसको देखो, अष्टगुण भाग मधु हमें ऐसा लेना है इसको। इसके बाद हम देखते हैं भल्लातक तैल। भल्लातक तैल में क्या है कि जो हमने भल्लातक तैल ऊपर जो हमने मटके से निकाला था, वो नीचे जो हमारे मटके में हमें स्टोर मिला था, ठीक है, उसको हमें लेना है। उसके अंदर हमें स्नेह, मतलब वो तेल हमें लेना है, और एक आढ़क गोदुग्ध और मुलेठी, ठीक है, उसको हमें डालना है। उसका कल्क, मतलब गोदुग्ध तो हमें लेना है 1 आढ़क, और जो मुलेठी है इसका हमें कल्क लेना है। और फिर उसका करना है शतपाक, मतलब 100 बार हमें उसमें उसका, क्या है यार, मिस्टेक कर देते, 100 बार हमें इसको पकाना है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें इससे देख समान पूर्वण, जो पहले वाले जो रसायन है वैसे ही लाभ हमें इससे मिलेंगे। भल्लातक के 10 योग, इनका हमने एक्सप्लेनेशन पहले देख लिया था। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये थोड़े इम्पोर्टेंट हैं। देखो, जो मैं बात कर रही थी ना भल्लातक के गुण हम आगे पढ़ेंगे, तो हम इसकी बात कर लेते हैं भल्लातक के गुण। इसमें क्या है, भल्लातकानि तीक्ष्णानि पाक अग्नि समानानि च, कि जो भल्लातक है ना वो तीक्ष्ण है, उसका गुण तीक्ष्ण है, और इसका जो पाक है ना वो अग्नि के समान है। तो एक टाइप से देखा जाए तो ये थोड़ा, मतलब बॉडी को हार्म करने वाला है। लेकिन भवंती अमृत, लेकिन ये अमृत कल पानी, ये जो हम ये जो भिलावा है, भलातक है, ये अमृत कल्प बन सकता है। कब? जब इसको यथाविधि से प्रयोग किया जाए। ठीक है, यथाविधि से बोले तो इसको मतलब अच्छे से शुद्ध वगैरह करके, इसका शोधन वगैरह करके, और घी घृत मधु जो भी हमने अभी 10 योगों की बात की, उन उन उस विधि से अगर हम इसको यूज करेंगे तो इसके जो असर है वो अमृत के समान होगा। इसके बाद इसका दूसरा है भल्लातक प्रयोग प्रकृति के अनुसार। प्रकृति के अनुसार कैसे बताया गया है कि जैसे जो ऊपर 10 आचार्य ने बताए हैं ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें इसका यूज करना है। और देखो, जब भी हम किसी भी रसायन का बात कर रहे हैं ना, तो हम उसमें क्या बोल रहे हैं कि हमें जो रसायन का यूज है ना, वो यथा बलानुसार, यथा प्रकृति अनुसार, अग्नि अनुसार हमें यूज करना है। तो वही चीज आचार्य ने यहाँ पर बोली है। ठीक है, अब जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये देखो कि जो भल्लातक है ना, वो बेसिकली कफज रोगों का और विबंध, विबंध बोले तो किसको हम बोलते हैं, कब्ज, ठीक है, इन दोनों का दुश्मन है। कि अगर हम भल्लातक का सेवन कर रहे हैं ना, तो हमें कोई भी कफ का विकार या तो वो फ्यूचर में भी नहीं होगा, और अगर अभी प्रेजेंट है, जब हम भल्लातक का सेवन कर ले तो उसका नाश हो जाएगा, और जो कब्ज है उसका भी नाश हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो तीक्ष्ण उष्ण गुण है ही इसका, तो ये अग्नि को बढ़ाएगा। ठीक है, और मेधा अग्नि वर्धनम, मेधा और अग्नि का वर्धन करेगा। ये जो श्लोक है ना, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। ये जो श्लोक है ना, ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में यहाँ पे आचार्य, मतलब जो क्वेश्चन है उसमें छोड़ा गया था। और ये पूरा राजस्थान का एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज के लिए, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये स्टार मार्क वाले क्वेश्चन श्लोक है ना, जो भी इनसे एग्जाम्स में जो मेडिकल से रिलेटेड एग्जाम्स है, जैसे एमओ वगैरह का हो गया, एआईपीजीटी हो गया, या फिर और कोई सिविल सर्विसेज में मेडिकल रिलेटेड एग्जाम रहता है, तो उसमें ये क्वेश्चंस जिससे आए हुए हैं ना, ये वो श्लोक है। तो इन पे हमें थोड़ा फोकस ज्यादा रखना है। ठीक है, इसके बाद भल्लातक का सेवन विधि पूर्वक, वही जो आचार्य चमनप्रास हैं वो, चमनप्रास तो इनका योग है, आचार्य जो चमन है वो इसका सेवन करके कल्याणकारी दीर्घायु को प्राप्त हो गए थे। मतलब ये सब आचार्य ने बताया। और यहाँ पे ये देखो बताया,
जो रसायन है इसके जो योग हैं वो हमारे पास टोटल 37 योग इस चैप्टर में एक्सप्लेन किए। अब मैं आपको एक और चीज देती हूँ, आप ध्यान देना थोड़ा, आपके दिमाग में जाए तो। अगर हम टोटल देखेंगे ना तो अब तक हमने 36 रसायन पढ़े, लेकिन आचार्य ने बोला 37, तो ये 37 कहाँ से आए? तो एक बार यहाँ पे देखो अपनी आंखें खोल के, हमने जो आम्लक घृत पढ़ा था ना, वो सतपाक और सहस्त्रपाक दो विधियां थी उसकी। तो ये दोनों यहाँ पे आचार्य ने बोला है, ठीक है। और ये आम्लक अवलेह, दूसरा आम्लक अवलेह जो मैंने बात किया था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वो अपर यानी कि वो रसायन है लेकिन इतना श्रेष्ठ रसायन नहीं है, इसीलिए हम इसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म, और कल हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की।